हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीटीईआर मई 2022 सब्जेक्ट कोड 2004 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सेक्शन में हमने पार्ट ए सोल्व किया था। आज हम पार्ट बी सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टेस्टिंग ऑफ कैपेसिटर। Capacitors are those passive components which can store electrical charge or energy and release whenever it desired. In capacitor there are two conducting plates, दो प्लेट होती है जिसमें अपोजिट चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। और इस कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए होता है, बीच में डिस्टेंस डी होती है, और ये कैपेसिटर का सिंबल होता है फिक्स, पोलराइज और वेरिएबल का। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला बनता है C equal to epsilon A upon D, epsilon naught, epsilon R A upon D. The capacity of capacitor is to store the charge is known as capacitance. A cross section area of plate, D distance between plate, permittivity of plate, medium, and E is E naught is constant, and E are the permittivity of dielectric constant. A unit of capacity is farad. Since farad is a big unit, so we use microfarad and picofarad. And capacitors are used in tuning, coupling, decoupling, bypass, buffer, and temperature. Now the question is testing of capacitor. हमारे पास टेस्टिंग का कंटेंट ज़्यादा नहीं है, तो हमको थोड़ा बहुत कैपेसिटर के बारे में समझाना है, देन हमें टेस्टिंग पे आना है। हाउ टू टेस्ट कैपेसिटर, हमारा जो मेन क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि टेस्टिंग कैसे करते हैं। जब भी हमको कैपेसिटर को टेस्ट करना हो तो मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर। उस डिजिटल मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रखेंगे, ओम मोड में रखेंगे। और जब भी कैपेसिटर यूज़ करें ध्यान रखना वो डिस्चार्ज होना चाहिए, अदरवाइज वोल्टेज फ्लो हो सकता है सर्किट में, बॉडी में। तो कैपेसिटर को रखेंगे, मीटर को रखेंगे और मल्टीमीटर को ओम रेंज में, रेजिस्टेंस मेजर करता है उस मोड में रखना है। और मल्टीमीटर को कैपेसिटर कनेक्ट करना है। अगर आपका कैपेसिटर पोलराइज्ड हो तो पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान रखना है, मल्टीमीटर की पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अनपोलराइज हो तो। डिजिटल मल्टीमीटर जब भी हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर से तो कैपेसिटर कुछ नंबर्स दिखाएगा, कैपेसिटर में कुछ रीडिंग्स आएगी, ठीक है। और जैसे ही रीडिंग्स कंप्लीट होगी देन आपका मल्टीमीटर में इन्फिनिटी दिखाएगा। तो पहले रीडिंग आनी चाहिए फिर इन्फिनिटी आना चाहिए। ये कैपेसिटर टेस्टिंग है। अगर ये कंसेप्ट आ रहा है कि पहले रीडिंग आ रही है, कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं, देन अचानक से आपका मल्टीमीटर इन्फिनिटी शो कर रहा है, इसका मतलब आपका कैपेसिटर बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि फोर्थ कंडीशन में कुछ नंबर आना चाहिए और देन इन्फिनिटी आना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है 4 to 5 वाली, तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर खराब है हमारा। तो ये तरीका है कैपेसिटर को लैब में टेस्ट करने का। सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फिक्स रजिस्टर। हमने पढ़ा था लीनियर टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। दो रजिस्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ आर नोन एज लीनियर रजिस्टर्स। लीनियर के अंदर दो कैटेगरी थी, फिक्स और वेरिएबल। इसमें क्वेश्चन फिक्स का आया है। फिक्स कैपेसिटर आर दोज कैपेसिटर those values are fixed are known as fixed capacitor. There are 4 types: carbon composition, thin film, thick film, wire wound। कार्बन कंपोजिशन डिस्टेंस होता है, ये सबसे सिंपल होता है, और इसमें कार्बन और फिलर और सिलिका की मिक्सिंग होती है, और कार्बन की परसेंटेज के आधार पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बनती है। यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू बनती है कार्बन कंपोजिशन की, वो 1 ohm to 20 मेगा ओम बनती है। और इन रेजिस्टेंस की जो पावर रेटिंग होती है 0.12 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में होती है। ऐसे कलर बैंड्स बनाए जाते हैं इन पे। और इनका जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है नॉर्मल होती है। सेकंड है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। जब हमको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए और पावर रेटिंग ज़्यादा चाहिए तो हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंसुलेटर के ऊपर एक कंडक्टिंग वायर को हम लपेटते हैं, वाइंडिंग करते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस। और जिस वायर को वाइंडिंग करते हैं वायर की, उसमें नाइक्रोम, कॉपर, निकल, निकल, अर्जेंटम, ये हम यूज़ करते हैं। और इसमें रेजिस्टेंस की जो रेंज होगी 1 ohm to 1 मेगा ओम, और पावर रेटिंग होगी 1 किलोवाट टू 2.5 किलोवाट। और ये रेजिस्टेंस टीवी में सर्किट में यूज में आते हैं, मीटर में आते हैं, टेस्टिंग में काम आते हैं, रेगुलेटर पावर सप्लाई में काम आते हैं, मल्टीमीटर में काम में आते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज में काम आते हैं। थर्ड कैटेगरी इज फिल्म रजिस्टर। इस रजिस्टर में क्या होता है कि एक रजिस्टिव मटेरियल की फिल्म चढ़ी होती है, उससे इन रेजिस्टेंस की जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट को सहन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
और उसकी कोटिंग चढ़ी होती है। और ये कोटिंग दो टाइप से बनती है। अगर ये कोटिंग कार्बन से बन के बनी हो तो इनको कहते हैं कार्बन फिल्म रेजिस्टर, और अगर मेटल से बनी हो इनको बोलते हैं मेटल फिल्म रेजिस्टर। और इन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 10,000 मेगा ओम तक होती है, और पावर रेटिंग होती है 0.6 वॉट टू 2 वॉट की पावर रेटिंग होती है। और इस टाइप का इनका कंस्ट्रक्शन बनता है यहाँ पे। बस यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू थोड़ी हाई मिलेगी, बस बाहर की सेफ्टी मिलेगी जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। और अगर मेटल से हम बनाते हैं सेफ्टी को, बाहर की कवर कवर को, तो इसको कहते हैं मेटल फिल्म रेजिस्टर्स। इसमें जो यूज करते हैं निकल क्रोमियम मेटल यूज करते हैं, टीन ऑक्साइड यूज करते हैं, और ये टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। इसलिए हाई रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑसिलेटर्स, ऑसिलोस्कोप, मेजरिंग ब्रिज, कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। रेजिस्टेंस रेंज 10,000 मेगा ओम और 0.6 वॉट टू 2 वॉट तक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले हम समझते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। द मटेरियल दैट अलाउज सम इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट आर नोन एज सेमीकंडक्टर। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिकल करंट को कुछ समय के लिए फ्लो होने दे उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आधा कंडक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। कुछ में करंट फ्लो होगी, कुछ में नहीं होगी। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर के अंदर दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म होती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं हिंदी में। प्योर सेमीकंडक्टर होता है और ये बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो बेसिक प्लेट होती है या मेटल होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, वो किसी ज़्यादा काम का नहीं होता है। उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें हम कुछ मेटल की मिक्स करते हैं, कुछ मेटल इसमें मिक्स करेंगे, इम्प्योरिटीज। तो जब इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में तब आपका सेमीकंडक्टर बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं बाह्य अर्धचालक। और ये जो हम मिक्सिंग करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग कहा जाता है। और डोपिंग के आधार पर अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में जो पीरियोडिक टेबल है उसका 5th ग्रुप का एलिमेंट लगाएंगे, अगर मिक्स करेंगे एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस मिक्स करेंगे, तो ये सभी जो मेटल है एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, इसमें इनके आउटर कोस्ट में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते ज़्यादा होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन को डोनेट कर देते हैं। तो सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने से ये नेगेटिव बिहेव करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल का 3rd ग्रुप का एलिमेंट हम मिक्स करते हैं, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन कमी को हम होल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन देने बजाय इलेक्ट्रॉन खुद से सिलिकॉन से ये खुद ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी बनेगी, इस सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बनेगी पॉजिटिव टाइप की, यानी वो होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, तो वो होल बन जाएंगे यानी पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप का बन जाएगा, पॉजिटिव टाइप का बन जाएगा। इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में 5वें ग्रुप का एलिमेंट होगा, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस को भी मिक्स कर देंगे सिलिकॉन के साथ। पी टाइप बनाने के लिए बोरॉन, गैलियम, इंडियम 3rd ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स करेंगे प्योर के साथ, तो ये बनेगा पी टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर एट 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज इंसुलेटर काम करता है। जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा हाई टेम्परेचर पे। इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होता है, शुद्ध होता है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तापमान पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कंपेरेटिवली लो, हमने डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, इसीलिए हम इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और फिर सेमीकंडक्टर बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होल्स दोनों की संख्या बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एंड ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल को हम साथ में रखेंगे बाय यूजिंग सम फैब्रिकेशन टेक्निक। तो एक जंक्शन बनता है
पॉजिटिव नेगेटिव बीच में, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, और इसको कहते हैं पीएन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है सेमीकंडक्टर डायोड, उसके वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ये आपका डायोड है पीएन जंक्शन। हमको इसका वोल्टेज और करंट में ग्राफ खींचना है, तो इसके साथ सीरीज में एक अमीटर लगाएंगे, और ये करंट बहुत कम रेंज की होती है इसलिए यहाँ पे मिली अमीटर यूज करेंगे। और इस जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज यूज करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल में। अमीटर लगेगा सीरीज में, जो भी करंट इससे पास होगी उसको मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर लगेगा पैरेलल में कि इस पीएन जंक्शन के दोनों टर्मिनल पॉइंट्स पे कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर रखा है, हम V की अलग अलग वैल्यू के लिए करंट की वैल्यू नोट करेंगे। V की वैल्यू 0 वोल्ट रखेंगे, फिर करंट की वैल्यू नोट करेंगे, फिर वेरिएशन वेरी करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे 2 वोल्ट, फिर करंट की वैल्यू नोट करेंगे। ऐसे अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू नोट करेंगे। फिर वोल्टेज और करंट में ग्राफ खींचेंगे तो वो कहलाएगा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। वोल्टेज की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी तो उसको कहेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, और उसमें जो करंट की वैल्यू होगी उसको कहेंगे फॉरवर्ड करंट। वोल्टेज होगा वोल्ट में, करंट होगा मिली एम्पियर में। तो जब हम देखते हैं कि जब हम पीएन जंक्शन को कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस में, यानी कि बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, उसको कहेंगे फॉरवर्ड बायस। उस केस में हम जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 से 1 तक वोल्टेज करंट बढ़ेगा, पर वोल्टेज का करंट के साथ बढ़ना, करंट का वोल्टेज से बढ़ना बहुत स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएन जंक्शन बीच में एक दीवार बनी हुई है जिसको हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज कहते हैं। उस बैरियर की वजह से चार्ज पार्टिकल जा नहीं पा रहे हैं और बहुत कम जा रहे हैं, तो करंट स्लोली चलेगी। पर जैसे ही आपका बैरियर हाइट क्रॉस हो जाएगी, आपका जो वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को क्रॉस कर जाएगा, उस हाइट को क्रॉस कर जाएगा, तब यहाँ पे ए से बी तक वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट स्पीडली बढ़ेगी, इंक्रीजली फास्ट होगी। यहाँ फास्ट इंक्रीज होगी करंट ए से बी तक, और ओ से ए तक करंट वोल्टेज के कंपैरिजन में स्लोली चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में आपका जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज और करंट में ग्राफ लगभग लेने रखानी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को, पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से, पीएन डायोड का नेगेटिव पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में हम देखते हैं कि बैरियर हाइट बढ़ जाती है, बैरियर वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो चार्ज कैरियर नहीं जा पाएंगे और बहुत ही कम माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर रेंज की करंट बहेगी, जिसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये करंट तापमान के अकॉर्डिंग बढ़ती है और ये तापमान डिपेंड होती है, इसमें कोई चार्ज कैरियर योगदान नहीं होता है, तो बहुत स्लोली स्लोली बढ़ती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पर हम रिवर्स बायस वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने से अचानक से वोल्टेज बढ़ता है और जंक्शन टूट जाता है, और जंक्शन बनने पर अचानक से करंट बढ़ जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन मतलब डायोड का जो जंक्शन है वो टूट जाएगा और एकदम हाई करंट फ्लो होगी, चार्ज कैरियर फ्लो होंगे। तो ये कंडीशन बहुत रिस्की है, इससे आपका डायोड खराब हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 कंडीशन होती है, जीरो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। जीरो बायस में V इक्वल टू 0 तो करंट भी 0 होगी, ओ पॉइंट हमने देखा था। फॉरवर्ड बायस में हमने पढ़ा था कि कंडीशन आपका डायोड ओम्स लॉ फॉलो करेगा, वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट भी बढ़ेगी। रिवर्स बायस में हमने डिस्कस किया है कि करंट बहुत कम फ्लो होगी और वो करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, जिसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और बहुत ज्यादा वोल्टेज पे जंक्शन टूट जाएगा और जंक्शन टूटने से डिवाइस खराब हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को पैरेलल में तब कनेक्ट करते हैं जब हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू, दिए गए रेजिस्टेंस की वैल्यू से कम चाहिए हमको। सपोज हम अगर 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम की रेजिस्टेंस से कम आएगा। 3 या 4 ओम की रेजिस्टेंस बनेगी अगर 5 ओम की रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, R1, R2, R3, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल मतलब तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट और तीनों के एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आई करंट फ्लो होगी, यहाँ पे आई करंट के 3 पार्ट हो जाएंगे, I1, I2, I3। तो R1 रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रही है, R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो हो रही है,
R3 रेजिस्टेंस में I3 करंट फ्लो हो रही है, और तीनों के क्रॉस ए और बी के क्रॉस हमने वोल्टेज सेम अप्लाई किया है। तो हम रेजिस्टेंस R1 की बात करें तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, I इक्वल टू वी अपॉन आर। तो I1 इक्वल टू वी अपॉन R1, क्योंकि वी सबके लिए सेम है। I2 करंट इन R2 वी अपॉन R2। I3 करंट इन R3 वी अपॉन R3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो करंट I एंटर हुई वो I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3 में डिवाइड हो गई। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये इक्वेशन है I1 I2 I3। ये वैल्यू पुट करेंगे, V I इक्वल टू वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3। I इक्वल टू वी कॉमन ले लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। I V का डिवाइड कर देंगे, I अपॉन वी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हमने पढ़ा है कि R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, यहाँ पे I अपॉन वी है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/R लिख सकते हैं। यहाँ पे इस I अपॉन वी को हम लिखेंगे 1/R, और क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस है इसलिए हमने यहाँ यूज किया T, 1/RT। RT फॉर टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब भी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सब रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल उल्टे के बराबर होगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/RT। इसका टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो एक सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, explain the resistance and resistivity. Resistors are those passive component which are used to provide electrical resistance in circuit. आपका रजिस्टर है ये पैसिव कंपोनेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को अपोज करने का, रोकने का काम आता है। रेजिस्टेंस, अब रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है करंट रोकने की उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रजिस्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। रेजिस्टेंस रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी है जो करंट को रोकने काम आती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हम डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कंडक्टर मतलब हमने शो किया है जिसकी लेंथ L है, करंट I फ्लो हो रही है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस करंट को अपोज करने का जो इसका प्रॉपर्टी होगी उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर R इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यूनिट ओम होती है रेजिस्टेंस की। रो इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ओम इनटू मीटर। एल इक्वल टू लेंथ ऑफ मेटल इन मीटर। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। हम बात करें कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है तो हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं। R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर L ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेंथ कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। Resistance of any conductor is inversely proportional to resistance of any conductor material is proportional to conductor material. R is proportional to rho। rho मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का ज्यादा होगी, सॉरी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको डिनोट रो से करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। Resistivity is the measure of ability of a conductor material to oppose the flow of current। हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल ने करंट को कितना अपोज किया है उसको हम मेजर करते हैं, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। किसी कंडक्टर मटेरियल ने कितना करंट को अपोज कर पाया है, कितनी मात्रा में करंट को अपोज किया है, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। R इक्वल टू हमने पढ़ा था रो एल अपॉन ए होता है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है वो होती है ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पावर एंड एनर्जी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अपॉन टाइम। हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किए गए काम की दर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ये इसकी डेफिनेशन है। Also know we know that
द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। हम जानते हैं कि पावर इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो अगर हम इसकी यूनिट देखें तो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट हुई वोल्ट इंटू एम्पियर, और वोल्ट इंटू एम्पियर को हम कहते हैं वॉट। तो पावर की यूनिट हो गई वॉट। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर को मेजर करने के लिए हम वॉट मीटर यूज करते हैं। द पावर इज मेजर्ड बाय वॉट मीटर। और अगर पावर की यूनिट अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो किलोवाट मेगावाट में हम मेजर करते हैं। 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻³ वॉट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वॉट। और अगर हम मोटर्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पे HP वर्ड यूज होता है। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 736 वॉट। ये टर्म्स मोटर के लिए यूज करते हैं। मोटर्स की जो पावर होती है उसको शो करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर पावर को टाइम से मल्टीपल कर देंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि पावर और टाइम के मल्टीपल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो पावर की यूनिट वोट होती है और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसकी यूनिट होती है वोट इंटू सेकंड। हम वोट इंटू सेकंड कह सकते हैं, या इस वोट इंटू सेकंड को हम कह सकते हैं जूल। जूल और वोट इंटू सेकंड एक ही चीज है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड बाय एनर्जी मीटर। जो हमारे बिजली के मीटर होते हैं उनको एनर्जी मीटर बोलते हैं, और वो एनर्जी मीटर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर में कितनी कंज्यूम हो रही है उनको मेजर करते हैं। पर जब ये यूनिट छोटी होती है हम सेकंड यूज करते हैं। जब हमारा टाइम ज़्यादा होता है, घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो काफ़ी टाइम यूज करते हैं, हम डे बाई डे यूज करते हैं, 1 मंथ तक यूज करते हैं, तो ये सेकंड यूनिट छोटी पड़ती है। उस केस में हम जो टाइम को मेजर करते हैं आवर में, और पावर यूज करते हैं किलोवाट में। तो पावर की यूनिट किलोवाट हो गई और टाइम की यूनिट आवर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी की यूनिट हो गई किलो वॉट आवर्स। शॉर्ट में कहते हैं KWH। तो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो हमारी एनर्जी को मेजर करते हैं वो इसमें करते हैं किलो वॉट आवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये स्टेप अप में यहाँ प्राइमरी में टर्न्स कम बनाएंगे, सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा बनाने हैं आपको। E1 N1, E2 N2। E1 आपका इंड्यूस वोल्टेज प्राइमरी, प्राइमरी टर्न्स N1, E2 इंड्यूस वोल्टेज सेकेंडरी, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। V1 इनपुट वोल्टेज, V2 आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज N1, E1। तो जब भी हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा बनाना है और सेकेंडरी में टर्न्स कम बनाना है। E2 यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज है, N2 यहाँ पे सेकेंडरी टर्न्स है, और V2 आउटपुट वोल्टेज है। तो स्टेप अप स्टेप डाउन में पहला डिफरेंस है कि स्टेप अप के अंदर सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा होंगे, प्राइमरी में कम होंगे। स्टेप डाउन में, डाउन मतलब वोल्टेज कम करना, तो प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे स्टेप डाउन में। तो हम बात करते हैं स्टेप अप को कंपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट, स्टेप अप मतलब यहाँ पे वाइंडिंग ज़्यादा है तो वोल्टेज बढ़ाएगा, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज। स्टेप डाउन इसका रिवर्स, इट डिक्रीजेज वोल्टेज, क्योंकि वाइंडिंग कम है तो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। और हमने पढ़ा था कि जब भी वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट दैट इज नोन एज पावर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ट्रांसफार्मर में जब भी हम वोल्टेज को अप एंड डाउन करते हैं तो पावर सेम रहती है। इसलिए जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो सेम रेशियो से इट डिक्रीजेस द करंट। सेकेंडरी में करंट हमको कम मिलेगी क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा मिल गया इसलिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्टेप डाउन के अंदर यहाँ पे वोल्टेज को डिक्रीज किया था, इट इंक्रीजेस द करंट इन सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। N2 इज ग्रेटर देन N1। ये दिख रहा है यहाँ पे, N2 ज्यादा है N1 से, तभी ये स्टेप अप है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग N2 इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग N1, यानी कि N2 इज लेस देन N1। हम कह सकते हैं यहाँ पे N2 कम है, N1 ज्यादा है, इसको कहते हैं स्टेप डाउन। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज मोर देन, यानी K इज ग्रेटर देन 1। N2 अपॉन N1 या E2 अपॉन N1 होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और N2 ज्यादा है N1 से तो K की वैल्यू K इक्वल होता है N2 बाई N1, तो K की वैल्यू X ज्यादा आएगी।
यहाँ पर N2 कम है, N1 ज्यादा है, N2 इज लेस देन N1 है, तो K इक्वल टू N2 बाई N1 करेंगे हम, तो वैल्यू आएगी हमारी 1 से कम आएगी, क्योंकि N1 ज्यादा है, N2 कम है। तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो दैट इज K इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है, N1 ज्यादा है तो K की वैल्यू 1 से कम आएगी। फिफ्थ पॉइंट, वायर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज थिकर देन द वायर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग का वायर होगा वो मोटा होगा, थिक होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। Fifth point, in step down transformer, the wire of secondary winding is thicker than the wire of primary winding. ये हमने बी पार्ट कंप्लीट किया।